हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू योर बुक, एंड चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 9। आज इन तीन चैप्टर्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन के साथ साथ ज्यादा फोकस करेंगे टॉपिक्स के ऊपर। आपको इसी क्वेश्चंस के रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ठीक, तो कोशिश करना वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको हर चीज समझ आ सके। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं वीडियो के बीच में ही कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने की, ठीक, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करेंगे। जिसको भी जो डाउट होगा, लास्ट लाइव वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10th डिस्कस करने के लिए, कुछ बच्चों का नाम था चिराग वगैरह। ठीक है, मैंने वो सारे के सारे यहां पे लिए, बट इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गया है, जो आपको कोई डाउट है, तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन क्लियर योर डाउट। ठीक है, अदरवाइज जो भी आपके कमेंट्स में भी कोई डाउट होगा तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे ही उसको क्लियर करने की। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास, आज की क्लास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, स्टार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो चारों 3 या 4 या 2 जितने भी होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। यही सेम क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी लॉन्ग आंसर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसी वे में करना। सॉल्यूशन डालते हैं। क्या बोला है कि एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल है। ओके, सबसे पहले हम दो एक्यूट ट्राइंगल्स में एक्यूट एंगल डाल देते हैं। यहां से ही ले लेते हैं चाहे, ठीक है, एक और यहां पे डाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, दिख रहा है ना, प्रॉपर विजिबल है ना? पहले मैं यहां से देख लूं। यस, फ्रॉम माई साइड दैट इज प्रॉपर विजिबल एंड वॉइस इज प्रॉपर ऑडिबल। फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, आज सुबह सुबह उठ के पहले क्लास ही लेने वाला काम खत्म करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हमें? गिवन में दिया है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल। ओके जी, ठीक। टू प्रूफ करना क्या है, टू शो क्या करना है हमें कि अगर ये एक्यूट एंगल है सो एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके साथ साथ आपको यहां पे क्या दिया हुआ है कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पे डालते हैं सॉल्यूशन। गिवन में क्या था? cos A इक्वल्स टू cos B, राइट एंगल फिक्स है विच इज एंगल C, एंड हेयर एंगल E। ठीक है, ए पे अगर थीटा रखते हो और दूसरा थीटा कहां पे रखते हैं? बी पे। ठीक है, ध्यान से समझने पे फोकस करना। आज एंगल अगर ए पे थीटा रखते हैं, कॉस होता है करली ब्लैक हेयर, मतलब बेस अपॉन देयर हाइपोटेन्यूज। अगर ए पे थीटा रखा है, बेस हो गया एसी और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये आ गया एडी। सेम यहां पे बीई इज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बीएफ, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड को। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब एसी के अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? बीई, वो तो इक्वल टू में हम यहां पे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को यहां पे इंटरचेंज कर रहे हैं और एडी को वहां ले जाएंगे अपॉन में बीएफ एज इट इज। इस पूरे को एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया? के। ठीक, क्योंकि इसी की आगे रिक्वायरमेंट है। अब ये वाला फर्स्ट पार्ट भी के इक्वल है, एसी अपॉन बीई भी के इक्वल है, और उसके साथ साथ एडी अपॉन बीएफ भी हमारा के इक्वल है। सबसे पहले इसको मार्क किया नंबर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर ये के इक्वल है
यहां लिखते हैं हम AC इक्वल्स टू, AC की वैल्यू K टाइम्स क्या हो जाएगी, ब्रैकेट डाल के BE, एंड दूसरी वैल्यू AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K टाइम्स BF। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क की थी, सेकंड और थर्ड इसको मार्क कर दो, जो हमने दो वैल्यूज निकाल के रखी, किस किस की, AC की जो K टाइम्स BE है और AD की जो K टाइम्स BF है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, चले आगे। बस इतना सा करने के बाद आपने राइट एंगल ट्राइंगल को यूज कर लेना, जो साइड निकालनी है उसको यूज कर लेना है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी साइड निकालनी है? हमें प्रूफ करना है एंगल। ठीक है, देखो हमारे पास दो साइड तो बन गई है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग में BE वो तो हमने बना दी है, दूसरी AD के कॉरेस्पॉन्डिंग में BF, AD यहां पे सेकंड लाइन, BF ये भी बना दी। अब रह गई ये थर्ड वाली, ये थर्ड और ये वाली, हमने इसको प्रोपोर्शनल में बनाना है। मतलब ACD में वी हैव टू फाइंड द साइड CD एंड BEF ट्राइंगल में वी हैव टू फाइंड द साइड EF। आफ्टर दैट वी हैव डिवाइड बोथ द साइड्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले एक ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD वी हैव, अगर आप चाहो तो यहां पे मैं दूसरा भी लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल BEF वी हैव, राइट एंगल पता ही है हमें, यहां पे C पे और यहां पे F पे। बाय पाइथागोरस थ्योरम दोनों साइड में प्रॉपर इसी वे में करना ताकि आपके मार्क्स ना डिडक्ट हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें निकालनी है CD। CD क्या है? PGT थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इज द दैट साइड, PGT थ्योरम के परपेंडिकुलर ये हो गया और बची साइड को बेस। ठीक है, यहां पे ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया सेम, एंड दिस इज द बेस। ठीक, दोनों ट्राइंगल में हमें बेस की वैल्यू निकालनी है और दोनों को डिवाइड करना है। हम इसी को पहले लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। यहां पे भी लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है, तो अगर बेस की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो आ जाएगी बेस की वैल्यू। हमें ये बेस स्क्वायर है तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहां पे बेस आ गई। यहां पे भी स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इस लाइन को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट में हाइपोटेन्यूज क्या है, AD, इसका मतलब AD का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, AC माइनस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, BF का स्क्वायर माइनस देयर परपेंडिकुलर क्या है, BE का स्क्वायर इक्वल्स टू देयर बेस। 1 2 3 नंबरिंग हो गई है, दोनों की वैल्यू को डिवाइड करना है, तो 4 नहीं, इससे पहले हमें बेस का नाम लिखना पड़ेगा। हम यहां लिखते हैं बेस है क्या दोनों साइड में, बेस क्या थी इसकी, CD, इसकी बेस क्या है, EF। नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5th, दैट्स वी गेट। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए डिवाइड करो, CD अपॉन EF, राइट साइड में क्या है, CD अपॉन EF, ये आ गया CD की वैल्यू का और ये रूट आ गया EF की वैल्यू का। यहां पे क्या है, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, इस साइड में क्या है, BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, क्लियर हो गया। अब CD, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा मुझे, CD अपॉन EF, CD अपॉन EF इक्वल्स टू, ठीक है, यही लाइन रिपीट कर लेता हूं मैं, AD AC BF BE, AD AC BF BE, सेम लाइन लिखिए ताकि आपको एक ही पेज में दिख जाए। AD AC BF BE, यही लिखा था, BF BE, BF BE। ठीक है, डन। अब देखो वैल्यू, सुनो, AC की जगह पे लिखेंगे हम K टाइम्स BE
और एडी की जगह रखेंगे हम के टाइम बी एफ, के टाइम्स बी एफ और के टाइम्स बीई, के टाइम्स बी एफ और के टाइम्स बीई, के टाइम्स बी एफ होल स्क्वायर माइनस के टाइम्स बीई होल स्क्वायर, ये बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर और बीई का स्क्वायर एज इट इज, सी डी अपॉन ई एफ वैसे ही रहो। कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए, सी डी अपॉन ई एफ के का भी स्क्वायर है और यहां पे भी के स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, पहले तो के स्क्वायर कॉमन ले लो, रेस्ट ऑफ द वैल्यू क्या बच गई? बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल? डिवाइड में रूट में क्या है? बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, सी डी अपॉन ई एफ वैसे ही रहा। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल? खाली वैल्यू पुट किया और कोई नई चीज नहीं की है इसमें। स्क्वायर रूट कैंसिल, के का बाहर आ गया, टर्म्स का जो स्क्वायर था, रूट था, वो एज इट इज रखा, बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर वैसे ही रखा, होल डिवाइड में बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर एज इट इज, ये और ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। देयरफॉर सी डी अपॉन ई एफ की वैल्यू क्या आई? के। जरा देखो, जरा हमें क्या निकालना था? इस के की जगह पे थर्ड साइड निकालनी थी, सी डी अपॉन ई एफ। निकल गई? क्लियर हो गया सबको? अब हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहां पे लिखा है, ए सी अपॉन बीई ए डी अपॉन बी एफ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव क्या लिखा था? AC अपॉन बी डी इक्वल्स टू AC अपॉन बीई AD अपॉन BF, BE AD अपॉन BF इक्वल्स टू K बोला था, तो हम अब बोलते हैं AC अपॉन BE AD अपॉन BF इक्वल्स टू K की वैल्यू हमने क्या निकाली? CD अपॉन EF। जब भी किसी भी दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। चलिए देखते हैं, पहला क्या है? AC अपॉन बीई, AC अपॉन बीई खत्म। दूसरा AD अपॉन BF, देखो यहां पे AD अपॉन BF क्लियर हो गया। थर्ड क्या है? CD अपॉन EF, CD अपॉन EF थर्ड साइड भी निकल गई। इसका मतलब ट्राइंगल ACD BEF के सिमिलर होगा, तो देयरफॉर ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEF के सिमिलर होगा। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है बाय साइड 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 थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हर चीज ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आज की क्लास। तो इसका मतलब एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है? एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होगा बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, नॉट द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वैसे तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता तो भी साइड्स आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल ही होते हैं, क्योंकि चाहे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चाहे ट्राइंगल सिमिलर हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। बट साइड्स अगर प्रोपोर्शनल मतलब अपान में है तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। साइड्स अगर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो क्या साइड्स क्या होंगी? अगर इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट उसमें भी होगा, बट क्या कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग नहीं, इसमें सिमिलर होता है। यही डिफरेंस है इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी किसी बच्चे ने कल लाइव क्लास में कमेंट किया था कि सर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जरूर करना। वैसे इस बच्चे का नाम अब इस टाइम पे वो टाइम नहीं है कि अगर मैं चेक करूं तो शायद अदीश ने किया था कुछ, सॉरी आई एम नॉट श्योर। देखो अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो ना। ये कौन है? सत्यवान आई गेस, पता नहीं अदीश है कि सत्यवान है। चलिए चल ही रही है बेटा क्लास, वेट ए मिनट, आप ही के लिए। चलिए क्या बोलता है? इन ट्राइंगल PQR, ओके, राइट एंगल एट Q, ये मान लो
ये एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम रखा पी क्यू आर, बट राइट एंगल फिक्स रखा हुआ है इन द टर्म्स ऑफ क्यू। इसका मतलब अगर ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक, ये फिक्स हो गया। अब पी आर प्लस क्यू आर, आपको बोला क्या है, पी आर और क्यू आर की वैल्यू का अगर आप सम करते हो दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक पी आर की वैल्यू हमें ये वाली हाइपोटेन्यूज मिल गई जो हमने यहां से क्रिएट की। पी क्यू दिया है एंड पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, मैं यहां पे 5 सेंटीमीटर मेंशन कर देता हूं। देखो, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो, विद द हेल्प ऑफ पीजीटी थ्योरम यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड आल्सो। कैसे, देखो यहां लिखते हैं हम, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू देयर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर का स्क्वायर, बेस क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तीनों चीजें यहां पे मेंशन कर। सबसे पहले बात आती है पी आर, वो निकाली हमने 25 माइनस क्यू आर, यहां तक समझ आ गया। इक्वल्स टू क्यू आर हमें नहीं दी गई है बेस, पी क्यू की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन दी गई है। यहां पे बार बार सेंटीमीटर मत डालना, लास्ट में डालना या तो इनिशियल में डालोगे, ठीक। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू पॉजिटिव लेना, माइनस मत लेना, माइनस टू ए इंटू बी इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 इंटू 25 दैट इज 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 6 माइनस 50 क्यू आर एज इट इज 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू माइनस 600। माइनस एंड माइनस कैंसिल, द वैल्यू ऑफ द क्यू आर इज 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसिल, 5 12 60। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर क्यू आर की वैल्यू जो हमने निकाली विच इज 12 सेंटीमीटर। अब हमने यहां पे बोला था पी आर कितना होगा, पी आर कितना होगा 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की वो 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 13, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पी आर। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए, समझ आ गया, सबको क्लियर है। अब यहां लिखते हैं पी आर की वैल्यू 13 विच इज हाइपोटेन्यूज दैट इज द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट इज अ फिक्स साइड, एंड क्यू आर विच इज अ बेस जो हमने क्या निकाले 12। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, बट प्रॉब्लम ये यहां पे थीटा यहां पे कहां रखना है, इस पे, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर, बची साइड को बेस, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, याद रखना जब थीटा की बात करेंगे। पीजीटी थ्योरम में थीटा एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, उसमें हम राइट एंगल के अकॉर्डिंग है। यहां निकालते हैं साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू। साइन, सम पीपल हैव, cos curly black hair base by hypotenuse, tan to present beauty मतलब perpendicular upon their base। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो है 13, जहां जहां हाइपोटेन्यूज है वहां मैंने पहले 13 लिख दिया। परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 12, मतलब जहां परपेंडिकुलर है वहां मैंने लिख दिया कितना 12। बची साइड बेस वो कितना है 5, जहां बेस का वर्ड यूज किया वहां पे लिख दिया 5। बताओ क्या मुश्किल है, एक भी चीज बताओ आप, कोई एक मुश्किल चीज है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। यस, ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखो पहली चीज दी गई है tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू which is equals to √3, okay, and tan of a minus b की वैल्यू which is equals to 1/√3। टेबल आपको सबको याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, उल्टा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0,
0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 2 कैंसिल, 1 बाय √3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। तो इसी की मदद से आपको साइन कॉस टैन का, ये आपको टैन की वैल्यू यहां से यूटिलाइज कर सकते हो। ये होगा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड दिस वन इज फॉर 90 डिग्री। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू, अगर यहां पे √3 है तो हम बोलेंगे tan की वैल्यू 60 डिग्री पे √3 होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर tan 60 डिग्री, as well as tan a minus b equals to 1 by √3. It means tan a minus b equals to tan 30 degree, because the value of the tan 30 degree is 1 by √3. Tan and tan cancel, it means remaining values is a plus b equals to 60 degree. This is the equation number first, and a minus b equals to 30 degree. This is the equation number second. Sorry, adding equation first and second, we get a plus b equals to 60 degree and a minus b equals to 30 degree. If we add these two equations, b and b will be cancelled. A plus a equals to twice of a, 60 plus 30, that is equals to 90 degree. A equals to 90 degree divided by 2, that is equals to 45 degree. It means the value of a is 45 degree. After that, you have to put the value of a is 45 either in equation number first or second, it's your choice. Put the value of a equals to 45 degree in equation number first. A plus b is equals to 60 degree. It means the value of a, we have substituted the 45 degree. It means the value of b is equals to 60 minus 45 degree, that is equals to 15 degree. This is the answer. बताओ क्या ही मुश्किल है। डिग्रीज का ध्यान रखना, इसमें डिग्री जरूर डालना कि यूनिट्स के नंबर ना कटे तुम्हारे, ठीक है? क्लियर है? कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक, समझ आ रहा है? चलिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा खौफ जो बच्चों को है, वो है 10 पार्ट्स, प्रॉपर्टीज वाले। इस 10 में से 4-5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने डिस्कस किया, वो आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है? चलिए, 1 बाय 1 कोशिश करना इसको समझने की, और इसके बाद इसकी ही प्रैक्टिस करना, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर। प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही आइडेंटिटीज क्या है, बट मैं साथ साथ डिस्कस करते जाऊंगा जहां पे रिक्वायरमेंट हो। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल? साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस 1 माइनस कॉस ए के इक्वल। ओके, सबसे पहले लेते हैं LHS। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो भी किसी भी तरह का पार्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट एवरी पार्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। इसको लिखते हैं 1 बाय सेक ए अपॉन सेक ए को 1 अपॉन 1 बाय कॉस ए, अपॉन में भी लिख देते हैं 1 बाय कॉस ए, ठीक? कॉस ए का एलसीएम लिया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये पूरा का पूरा एक न्यूमिनेटर फॉर्म हो गई। इक्वल टू मैं यहां डाल रहा हूं, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है वो भी 1 बाय कॉस ए। कॉस ए एंड कॉस ए कैंसिल हो गया, पीछे बचा कॉस ए प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस कॉस ए लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो यहां पे ही रैशनलाइजेशन कर देंगे, किससे? 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1 माइनस कॉस ए से, तब आंसर यहां पे खत्म हो जाता है, जैसे मैं करके बताता हूं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके नीचे 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड किया और 1 माइनस कॉस ए से यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आंसर गलत किया, ठीक? हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड किया। सर आपको पता कैसे चला? इस स्टेप में ये करना है बेटा, मेरे को जो राइट हैंड साइड बनानी है वो मुझे 1 माइनस कॉस ए डिवाइड में है, तो मैंने 1 माइनस कॉस ए डिवाइड में बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। अब a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक कोई मुश्किल? होल डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए एज इट इज, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए एज इट इज,
1 माइनस कॉस के थीटा, वो आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, साइन के थीटा। क्यों होता है, क्योंकि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस के थीटा जो किसके इक्वल होगा, साइन के थीटा। देखो बिना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व किए हुए 3 लाइनों में 4 लाइनों में हमारा आंसर खत्म हो गया। तो कोशिश करिए इसी तरह से करिए ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको टॉपिक के रिलेटेड सारी चीजें पता चल जाए। जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही करना है कि रेशनलाइजेशन करनी ही करनी है या डिवाइड मल्टीप्लाई, आप इसको राइट हैंड साइड को दोबारा लेके 1 प्लस कॉस ए के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव करते हो, उसका भी मतलब सेम ही है, तब भी आंसर गलत नहीं होता। प्रूव दैट के क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट पार्ट, रूट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यू हैव टू प्रूव दैट किसके इक्वल, सेक ए प्लस टैन ए के इक्वल। सबसे पहले रूट में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बाय द रैशनलाइजेशन, ठीक, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, प्लस होगा तो माइनस से करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। चलिए दोनों वैल्यू सेम है, स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर बन जाएगी। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी यहां पे साइड पे रीजन जरूर लिखना कि ए प्लस बी और ए प्लस बी जो है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है, एंड ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक। प्रीवियस पार्ट में भी आप रीजन लिख सकते हो बट उसमें इतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर न्यूमिनेटर एज इट इज अगेन, 1 minus sin square theta that is equals to cos square theta. Both the values in terms of square, so we have to write here 1 plus sin A is divided by cos A and their whole square. Square and root will be cancelled. 1 plus sin A is divided by cos A. तो 1 upon cos A plus sin upon cos A. यही बचा, सेपरेट कर लिए दोनों को। डिवाइड में cos a था तो 1 के साथ भी cos a डिवाइड हो रहा है एज वेल एज sin a के साथ भी cos a डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 1 by cos which is equal to sec of a and sin by cos that is equal to tan of a, that is the right hand side which we have to prove it, ठीक, क्लियर, कोई मुश्किल किसी के लिए, सबको समझ आ गया, 2 पार्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते और देखते हैं कौन सा पार्ट यहाँ पे फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है पहले, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको ये प्रूफ करना है tan थीटा के इक्वल। राइट साइड पे क्या है, tan थीटा। सबसे पहले ऊपर न्यूमिनेटर से साइन थीटा कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 2, 3 थे, एक बाहर चले जाएगा, 1 फ्रॉम आउटसाइड and remaining value is 2 sin square theta. Same here, we take cos theta as a common element, 2 cos square theta minus 1, ठीक। अब दोनों में से एक ही वैल्यू को चेंज करेंगे, न्यूमिनेटर को चेंज करते हैं डिनोमिनेटर के जैसे बनाते हैं ताकि कैंसलेशन लॉ होल्ड कर सके। 1 माइनस 2 एज इट इज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को के इक्वल। डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए, चलें आगे चलते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। क्या बच गया हमारे पास, यहां देखिए साइन थीटा, ये 2 cos के थीटा पॉजिटिव में है, 2 cos के थीटा पॉजिटिव में ही रहा, 2 में से बन जाएंगे 1 आएगा बट बड़ी टर्म माइनस में है 2, इसलिए यहां पे माइनस 1 आया। अपॉन डिवाइड में क्या है, cos के थीटा और 2 cos के थीटा माइनस 1, एंड दिस विल बी कैंसल, द रिमेनिंग वैल्यूज इज साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय देयर cos थीटा,
साइन बाय कॉस इज tan थीटा। दिस इज द राइट हैंड साइड। बताओ कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, कोई देख लो, कोई डाउट है तो मेरे को पता चलना चाहिए कि सब बच्चों ने पढ़ा है। वीडियो देखने के बाद हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अगर जो डाउट होगा वो भी कमेंट में होना चाहिए, मेरे को उससे से पता चलेगा कितने बच्चों ने ये वीडियो देखी है। खाली व्यूज ही नहीं चाहिए मुझे। ठीक, चलिए मत इस पे भी वो सुपर चैट कल की तरह स्टार्ट हो जाओ पेमेंट वाला काम। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली करके सॉल्व करना सिखाऊं। लेफ्ट साइड में है कोसेक ए माइनस साइन ए, अच्छा ये पूरा ही मल्टीप्लाई में है सेक ए डिवाइड माइनस कॉस ए। ठीक, ये एलएचएस है हमारे पास। पहले इसको साइन कॉस में एक्सप्रेस करते हैं। कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है, साइन तो ऑलरेडी साइन में है एज इट इज ही रखते हैं। सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है, कॉस ऑलरेडी कॉस में ही है। यहां तक कोई मुश्किल? क्या किया, कोसेक की जगह 1 बाय साइन लिखा और सेक की जगह 1 बाय कॉस लिखा और कोई भी चीज नहीं की। इक्वल टू डालते हैं, 1 माइनस साइन इंटू साइन, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाय साइन ए। 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू देयर कॉस स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक, साइन होगा तो कॉस आएगा, कॉस होगा तो साइन आएगा, सिंपल। अब यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसको काट देंगे, एक कॉस कैंसिल, एक साइन, एक साइन बचा, एक कॉस बचा क्योंकि ये स्क्वायर में था, एक एक कैंसिल हुआ, एक एक बच गया। कॉस को पहले लिखना या साइन को पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब इसकी राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं हम इसको। आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस की वैल्यू क्या है, 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। 1 अपॉन tan को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट को उल्टा रेसिप्रोकल कॉस ए अपॉन देयर साइन ए। यहां तक कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? चलिए फिर आगे देखते हैं, इक्वल टू डालते हैं ना साथ साथ, 1 बाय साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाय साइन ए एंड कॉस ए। ठीक, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए इनटू देयर कॉस ए। डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो वही नंबर आएगा। इट मीन्स साइन ए एंड कॉस ए लेफ्ट साइड में भी आ गया, राइट साइड में भी आ गया, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? क्लियर हो गया, समझ आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। शायद ये लास्ट पार्ट है उन 5 में से। यस, ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट यहां पे खत्म करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि cos A इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1 प्लस साइन ए इज डिवाइडेड बाय cos A that is equals to 2 sec A. You have to prove that. This is the LHS side. क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में एक्सप्रेस हुआ ही है तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेना। 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या है कॉस ए, दोनों का एलसीएम में ले लिया। वो कॉस इंटू कॉस, दो वैल्यूज है तो कॉस स्क्वायर है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दो बारी है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स एडेड हो जाती है। सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। यहां तक कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इस पूरी टर्म की जगह 1 लिखा। 1 स्क्वायर भी 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ट्वाइस ऑफ साइन ए, मतलब 2 टाइम्स साइन ए हो गया। डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू देयर कॉस ए। ठीक, 1 प्लस 1 2 होता है और 2 साइन ए एज इट इज। 2 प्लस 2 4 मत कर देना क्योंकि इसके साथ एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा है, उसके साथ कुछ नहीं था इसलिए। ठीक है सबके लिए। 2 कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम द न्यूमिनेटर,
2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन ए एंड देयर कॉस ए, 1 प्लस साइन ए एंड लास्ट में क्या है कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू जो बची 2 अपॉन कॉस ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 दा 2 ही होगा, तो 1 बाय कॉस जो होता है वो सेक होता है, 2 इंटू सेक ए जो होगा ट्वाइस ऑफ सेक, सेकंड्स के रहे हो। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। बताओ क्या ही मुश्किल है, आसानी से करना है आपको, कोई भी जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन खराब हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, वीडियो प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो इतनी मेहनत की जाए और लास्ट में पता चले वीडियो। यस इट इज प्रॉपरली विजिबल है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद का जो टॉपिक होगा विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ही होंगे इसके भी, ज्यादा नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, जो कितनी मीटर दूरी पे है ग्राउंड से, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो थ्रेड है, जो धागा है, स्ट्रिंग, वो टाइट है, टेम्परेली टाइट है ग्राउंड से जहां पे उसको पकड़ा गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, कितने डिग्री का एंगल बनाता है जहां से पकड़ा गया, विच इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, उस थ्रेड की लेंथ बतानी है। अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, मान लो कि उसमें कोई भी प्लेसेस नहीं है। मैं मान लेता हूं यहां से कोई बच्चा काइट उड़ा रहा है और यहां पे काइट है, ए पॉइंट से काइट फ्लाइंग कर रहा है और बी पॉइंट पे काइट पहुंची गई है। अगर यहां से मैं इसकी ग्राउंड से दूरी देखूं सी पॉइंट तक, तो वो कितनी दूरी पे है, यहां से यहां तक काइट कितनी दूरी पे उड़ रही है, 60 मीटर। यहां से बच्चा उड़ा रहा है तो वो उसका थ्रेड होगा ये जिस जहां पे उड़ा रहा है, जहां से उड़ा रहा है उस डिग्री पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो 60 डिग्री। आपको ये ऐसा बोला गया। ये तो 90 डिग्री फिक्स है। अगर ये 90 डिग्री है, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, and this is the base, and the rest of the side which is the remaining side that is perpendicular, which is the height of the kite above the ground। लिखना कैसे है? सबसे पहले let AB be the length of string, उस धागे की string हम मान लेते x मीटर। यहां से यहां तक कितना है, x मीटर, जो हमें गिवन नहीं है, यही हमें निकालनी है। And BC be the height of kite above the ground, वो कितने मीटर, 60 मीटर। सच दैट उसके साथ साथ एक एंगल भी बनाया गया जो फॉर्म्ड होता है उस पॉइंट पे, BAC विच इज 60 डिग्री, ए वाला एंगल। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखिए, जो साइड गिवन दी गई उसको नीचे रखो, बस। इसमें और कुछ चीज नहीं सीखनी आपको। हमने बोला इन ट्राइंगल ABC जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट एंगल रखा गया है C पे, राइट एंगल एट C पे। हमें कौन सी साइड निकालनी है, AB साइड निकालनी है, और हमें गिवन कौन सी है, विच इज BC इज गिवन पार्ट। जो साइड निकालनी है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज, और जो साइड गिवन दी गई है उसका नाम है परपेंडिकुलर। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक, क्योंकि सम साइन जो होता है सम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सम पीपल हैव, तो हैव बाय पीपल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच इज कोसेक। कोसेक तो है बट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड किया था उस पॉइंट पे, विच इज 60 डिग्री। AB हमने x मानी थी, BC हमें 60 दी गई। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक, अब कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो इसका मतलब ये उसका उल्टा होगा 2/√3। साइन की वैल्यू 0 1/2, जल्दी से 1/√2, √3/2 और 1, तो 60 डिग्री पे होता है √3/2, तो कोसेक 60 होगा उसका उल्टा। तो x की वैल्यू 60 × 2/√3, तो इसका मतलब 120 डिवाइडेड बाय √3। रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसलिए रेशनलाइजेशन करने हैं। तो x = 120 √3 डिवाइडेड बाय √3 को √3 से करेंगे, वो आएगा 3, तो 3 4 12 होता है। तो x की वैल्यू 40 √3 मीटर विद क्या
40√3 मीटर विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, आपको ये लास्ट में जरूर लिखनी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो थ्रेड जिससे वो काइट उड़ रही थी, वो कितना था? 40√3 मीटर। यही था, हाँ। ठीक, कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? समझ आ गया? सबको क्लियर है? देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। दिस इज ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से ले लो, मान लो कि ये ग्राउंड का पॉइंट है, मान लो यहां पे एक एक लाइन करके समझते हैं। एक पॉइंट है ए, यहां तक हमने पढ़ा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट ले लिया ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रॉम ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ये अगर पॉइंट लिया है तो इसके सामने बिल्डिंग का पॉइंट, ये जमीन ऐसे ले लेते हैं ग्राउंड पे, ये आ गई हमारी क्या? एक बिल्डिंग जिसका नाम रखा हमने BC, इसके ऊपर एक पॉइंट लगा है जो टावर लगा है जिसका नाम रखा हमने CD। ये आ गई बिल्डिंग, ये आ गई बिल्डिंग, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द क्या था? ट्रांसमिशन टावर, ये आ गया हमारा टावर जिसका हमने H मीटर देते हाइट। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है? 20 मीटर। इस पॉइंट से यहां तक और इस पॉइंट से यहां तक, इस तरह से एंगल आपको बताएंगे। कितने डिग्री? पहला वाला 45 डिग्री, इसका मतलब ये 45 डिग्री है, और ये जो कंप्लीट एंगल है दैट इज 60 डिग्री। इसका कहने का मतलब है जब आप ABC एंगल लोगे, ये छोटा ट्राइंगल लोगे, तब आप एंगल राइट एंगल 45 डिग्री से बनाओगे। जब आप ABD बोलोगे कंप्लीट एंगल, तब आप ये एंगल यूज करोगे विच इज 60 डिग्री। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट BC be the height of building। पहले एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट थी 20 मीटर, उसके बाद एंड इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर था, CD be the height of ट्रांसमिशन टावर विच इज हमने क्या मानी उसकी? H मीटर, सच दैट इट मेक्स टू एंगल। पहला एंगल बिल्डिंग से एंगल CAB, राइट एंगल तो फिक्स है, छोटा वाला 45 डिग्री, उसके साथ साथ DAB, एंगल DAB विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे AB साइड निकालने की, कॉमन बेस निकालने की दोनों ट्राइंगल की। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल CBA राइट एंगल रखा गया है कहां पे? B पे। ये तो हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल की। ठीक है, दोनों ट्राइंगल से यही है, इसी साइड से हाइपोटेन्यूज आएगी। ये आ गई हमारे पास बेस, और बची साइड हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, जो हम बात करेंगे। हमें निकालनी है बेस, बट हमें गिवन दी गई है परपेंडिकुलर। जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, मतलब AB को रखा ऊपर, और जो साइड गिवन दी गई है वो है BC, इसको रखा नीचे। ठीक है, tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी बाय प्रेजेंट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट होता है, एंड इट मेक्स एन एंगल इज 45 डिग्री। AB की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, वो एज इट इज रखेंगे। BC की वैल्यू हमें बिल्डिंग की हाइट 20 दी गई थी, कॉट 45 डिग्री हो चाहे tan 45 डिग्री हो, बोथ द वैल्यूज आर 1। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई? उसकी कॉमन बेस जो थी वो भी 20 मीटर थी। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पे एंगल 1 ही होता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हमने निकाल दी, अब हम बात करते हैं इस पूरे ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल DBA राइट एंगल एट किस पे रखते हैं हम? B पे। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है? समझना है बेटा। अब हम बात करते हैं BD साइड को ऊपर रखते हैं, मतलब परपेंडिकुलर को ऊपर रखते हैं, क्योंकि बेस अब हमने निकाल लिए, इसको नीचे रखते हैं। परपेंडिकुलर का नाम है BD और बेस का नाम है AB। प्रेजेंट अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो क्या होता है? tan। कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री। BD बनी कैसे है? CD को और CB को ऐड करके। AB एज इट इज, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। पहली वैल्यू टावर की हाइट मान थी H, बिल्डिंग की हाइट थी 20, और बेस हमने AB निकाला था, वो भी कितना ही थी? 20। H प्लस 20 एज इट इज, 20 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 20 √3,
h इक्वल्स टू 20√3 प्लस 20 वहां जाके -20, h इक्वल्स टू 20 कॉमन लिया तो √3 - 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द टॉवर जो हमें निकालनी थी। कोई मुश्किल, यहां पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर दैट इज इक्वल्स टू 20√3 - 1 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट किसी बच्चे के लिए? पक्का क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर ही। क्या बोलता है, इस क्वेश्चन के डायग्राम को समझ आना चाहिए सबसे पहले आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के फुट पे, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर तो फिक्स नहीं किया हुआ है। मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, क्या मानते हैं ये एक बिल्डिंग है, इसकी स्टेटमेंट भी साथ साथ लिखते हैं। इसका नाम रख लिया हमने ए बी, और इसके सामने एक टॉवर जमीन पे लगा देते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम सी डी, और इसका नाम क्या है, सी डी है क्या, ये टॉवर है। ठीक, पहले क्या बोला था, द एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले तो स्टेटमेंट में लेट ए बी बी दी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी जो है वो बिल्डिंग की हाइट का नाम रखा है, एंड सी डी बी दी हाइट ऑफ टॉवर। ठीक, क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टॉवर क्या है ये, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ए पॉइंट। ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्राइंगल ए डी बी वाला यूज करोगे, ए डी बी यूज करोगे, तब आप 30 डिग्री यूज करोगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। दूसरी बात, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर ये फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, इज 60 डिग्री। इसका मतलब जब आप ये ट्राइंगल यूज करोगे सी डी बी एंड ट्राइंगल एंगल कौन सा, सी बी डी, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये बोला गया। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाइट, ओके, टॉवर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, ये दी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, इसको मान लेते हैं h मीटर। यहां से यहां तक क्या माननी हमने, h मीटर। ठीक है, सबसे पहले कॉमन बेस निकालते हैं, ये वाली साइड कौन सी, BD साइड निकालते हैं। किसकी मदद से, CD की मदद से। ट्राइंगल लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल CDB वी हैव, कौन सी साइड निकालनी है, बेस निकालनी है। क्यों कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस होगी, और ये परपेंडिकुलर होगी। हमें निकालनी है बेस को यहां पे रखते हैं। दी कौन सी गई है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ ए ट्राइंगल BDC। तो परपेंडिकुलर हमें टॉवर की हाइट गिवन दी थी, नाम था, बेस का नाम था BD और टॉवर की हाइट का नाम था CD। ठीक, tan टू प्रेजेंट BT बाय प्रेजेंट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोबारा यहां पे क्या लिखते हैं, cot लिखते हैं। कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में जब हम बात करेंगे BDC तो ये वाला एंगल वो तो फिक्स है 90 डिग्री। जब हम बात करेंगे ABD ट्राइंगल की तब हम 30 डिग्री की बात करेंगे, पहले दिन। ठीक है, BD साइड कैसे निकालेंगे, BD एज इट इज रहा, CD की टॉवर की हाइट हमें 50 दी थी, cot 60 डिग्री की वैल्यू, बेटा tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, इसका मतलब 1/√3 उल्टा करना ना, तो BD की वैल्यू 50/√3 मीटर इज द बेस ऑफ द BD। ठीक है, अब बात करते हैं हम ABD की। अब दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD वी है। ठीक, ABD कौन सी साइड निकालनी है, AB निकालनी है। वो क्या है, बिल्डिंग की हाइट। कौन सी साइड दी गई है, अब BD जो हमने यहां पे लिखी। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमने अभी फाइंड आउट की। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan होता है, tan टू प्रेजेंट BT लिखते हैं, और एंगल कितने डिग्री का फॉर्म्ड हो रहा है यहां पे, 30 डिग्री का। AB एज इट इज, BD एज इट इज, tan 30 की वैल्यू सबसे पहले हमने लिखी 1/√3। AB की वैल्यू BD डिवाइड कर रहा है 1/√3 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, AB एज इट इज, 1/√3 एज इट इज, BD की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 50/√3। ठीक है,
तो ए बी की वैल्यू क्या निकल गई बेटा 50 वन द 50, √3 को √3 से करेंगे वो आएगा 3, तो यहां पे आ गया 50/3। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो 16/2/3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, या 50/√3 को फिर 16 पॉइंट डेसिबल में एक्सप्रेस करो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे लिखते हैं जो हमने देयरफॉर हाइट ऑफ, स्टेटमेंट को जरूर कंप्लीट करना, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमने क्या बोली थी h मीटर जिसकी बात की थी, दैट इज 16/2 मीटर। ठीक है, कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, इसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ये वीडियो फिनिश। क्या बोलता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच साइड ऑफ ईदर साइड ऑफ ऑन अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल्स लगाए गए हैं, मान लो ये आ गया पहला पोल जिसका नाम रखा हमने ए बी, ये आ गया दूसरा पोल जिसका नाम रखा हमने सी डी। तो सबसे पहले लाइन, लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स। ओके, इसका काफी हेल्प हो सकता है इस वर्ड का, इक्वल हाइट्स ऑफ पोल। ठीक, ऑन इधर साइड ऑफ द रोड विच इज 30 मीटर विच इज 80 मीटर वाइड। मान लो यहां से लेके यहां तक कितना है 80 मीटर। ओके, नेक्स्ट, एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स, सेकेंड लाइन हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान 80 मीटर गिवन है, वाइड जो है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, नेक्स्ट क्या बोलता है सुनिए, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब रोड पे एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कोई भी ले लो, बोलता है पहला वाला यहां से यहां तक मान लो 60 डिग्री है, दूसरा वाला यहां से यहां तक मान लो ये 30 डिग्री है, ऐसे ये बोला हुआ है। तो अगर मैं इसकी लेट करूं, अज्यूम करूं, यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं x मीटर, ए बी सी डी नाम दिया है, मैं इसका नाम ई दे दूं, तो पीछे जो बचेगा वो क्या आएगा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये आ गया 80 माइनस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो कंप्लीट जो विड्थ होगी वो उसकी 80 मीटर होगी, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। बताओ ए बी की हाइट और बी सी डी की हाइट क्या होगी, क्योंकि वो इक्वल ही है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये बी ई और ई डी के बीच का डिस्टेंस बताओ, सच दैट, सबसे पहले इसके बाद हमने क्या लिखे, दो एंगल लिखे, ए ई बी, ये तो राइट एंगल फिक्स है, एंगल ए ई बी जो हमें कितना दिया है 60 डिग्री, एंड मान के चलता हूं मैं सी ई डी जो हमें कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, यही दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों पोल्स की हाइट निकालते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि इक्वल है आपस में। सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई राइट एंगल रखा हुआ है बी पे, यहां पे दूसरे की भी बात कर लेते हैं हम। इन ट्राइंगल सी डी ई राइट एंगल रखा है किस पे, एट डी पे। ध्यान से समझते जाना, यही टाइम है आपके एग्जाम की प्रैक्टिस करने का। सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं ए बी की हाइट, यहां से निकालेंगे ए बी जो है परपेंडिकुलर, और हम मान के चल रहे हैं एक्स जो हमें बेस है, बी ई बेस है वो गिवन है, मान के चलते हैं एक्स गिवन है। ए बी हमें है परपेंडिकुलर, बी सी हमारे पास है, बी ई है हमारे पास बेस। tan टू प्रेजेंट ब्यूटी यहां पे आ जाता है tan, और कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। सेम दूसरी साइड में भी हमें क्या निकालना है, CD को निकालना है, दोनों साइड की हाइट निकालनी है पोल की, एक ये वाली दोनों को इकट्ठा कर देंगे। नेक्स्ट, CD इज द हाइट ऑफ द पोल एंड ED इज द बेस ऑफ द पोल। ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये आ गया बेस। सेम ऐसे ही यहां लिख दिया tan, बट इट मेक्स एन एंगल इज 30 डिग्री।
ठीक है। ए बी को वैसे ही रखा, बीई की वैल्यू को लिखा x, tan 60 की जगह लिख दिया √3, तो ए बी हो गया हमारा √3x मीटर। एक निकल गया, एक हाइट निकल गई, x में है, बाद में x की वैल्यू निकालने के यहां पे पुट करेंगे √3 के साथ, हमें एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल मिल जाएगी। सी डी एज इट इज, इसको लिखा 80 - x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो सी डी वहां गया, 80 - x वहां जाएगा, तो 80 - x अपॉन √3 मीटर इज द सेकेंड हाइट ऑफ द पोल। देयरफॉर यहां पे लिखते हैं हम कि ए बी और सी डी दोनों हाइट इक्वल थी, ये हमें गिवन में क्वेश्चन में बोला गया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड की वैल्यू इसकी √3x और 80 - x अपॉन √3 भी इक्वल होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाला वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, 3 आएगा, क्योंकि रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा, 80 - x, तो मतलब 3x - x यहाँ पे आएगा, तो प्लस x बन जाएगा, तो ये आएगा 4x इक्वल्स टू 80। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 80 इज डिवाइडेड बाई 4 टू द 8, इसका मतलब ये आ गई x की वैल्यू। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहली चीज देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, क्या बोली थी हमने, ए बी एंड कौन से क्या क्या नाम दिए थे, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी। ठीक, ए बी हमने माना था कितना, ए बी कितना निकाला था हमने यहाँ पे √3x, और ये 80 - x √3, हमने बोला था √3x एंड 80 - x √3। x की वैल्यू निकाली हमने 20, तो ये आ गया हमारा 20 √3 मीटर। 80 - 20 चेक करते हैं ये वाकई में ठीक है अभी कि नहीं, ये आ गया 40 अपॉन √3, रैशनलाइजेशन किया √3 से, तो 40 √3 अपॉन 3, ये तो गलत आ रहा है, नहीं 80 में से 20 60 होता है, हमने गलती की थी। ठीक है, तो 3 टू द 6 20 √3 मीटर। देखो आ गया सेम, यही बोली थी, इक्वल हाइट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स क्या बोला था, एक हमने x लिया था, दूसरी वैल्यू हमने 80 - x ली थी। x की वैल्यू हमने 20 निकाली और दूसरी 80 में से 20 जाएंगे, वो आएगा 60। देखो 60 और 20 दोनों 80 मीटर बन जाएंगे। पहले वाले का नाम रखा था, x वाले का नाम क्या रखा था हमने, BE, और उसका नाम ED। यहां पे रखेंगे BE और यहां पे रखेंगे ED। तो ये हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक यहां पे फिनिश हो गया। कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? ठीक, देख लेना इस वीडियो को, सबसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत आप सबके काम आ रही है, और मुझे इसी से पता चल सकता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, सबको मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कमेंट्स आने चाहिए इस वीडियो पे। चलिए, मैं वेट करूंगा वो रात वाले जो थे आरुष वगैरह उनका, कि कितने ज्यादा शेयर करते हैं और कितने कमेंट्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप, आज का क्वेश्चन नंबर 9, जो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीजें याद रखनी है, वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, अदर वन इज द सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहला x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 और m2 जो होती है वो रेशियो होती है जिस पॉइंट से जिस रेशियो पे डिवाइड किया जाता है। x1 और x2 जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं, जहां से a और b अगर मान लो एक पॉइंट लाइन सेगमेंट है तो a के पॉइंट को बोलते हैं x1 y1 और b के पॉइंट को बोलते हैं x2 y2। सिंपल से, ज्यादा सोचना नहीं है। जब भी रेशियो गिवन नहीं दी होगी, एक क्वेश्चन रेशियो का भी है, उस केस में हमें रेशियो हमें क्या एज्यूम कर देती, k/1। बाद में हमें k की वैल्यू बता देनी होती किस रेशियो से डिवाइड करता हुआ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बट आज की वीडियो का 9th क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे y का पॉइंट हमेशा 0 होता है। मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक B पॉइंट है, ये एक पॉइंट है A,
इस पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y का पॉइंट 0। तो रेशियो नहीं दी गई है, सबसे पहले रेशियो को क्या माना, k रेशियो 1। a के कोऑर्डिनेट्स दिए गए -2 -5 और b के कोऑर्डिनेट्स दिए -2, 9। ठीक, क्लियर। सबसे पहले हमने बोला कि लेट a के कोऑर्डिनेट्स हमने माने 2, -5 एंड b के कोऑर्डिनेट्स माने हमने -2, 9। p डिवाइड करता है ab को, p डिवाइड करता है ab को इन k रेशियो 1 में बाय x एक्सिस पे, तो दैट इज x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स x, 0 होते हैं। अब ये भी वेरिएबल है k, x भी वेरिएबल है, इसलिए हम y के कोऑर्डिनेट को पहले यूज करेंगे। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वी डिस्टेंस में दिया है, और कुछ कर सकते हैं नहीं, पहले हमें वही निकालना पड़ेगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा वो निकालना है। चलिए पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। हम सबसे पहले लिखते हैं देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ p का y कोऑर्डिनेट होगा क्या। जब भी कोऑर्डिनेट की बात करें तब हम कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p का y कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 0। ठीक, m1 m2 होती है रेशियो, x1 y1 होते हैं स्टार्टिंग और टर्मिनल वाले पॉइंट। ठीक, m1 मतलब k इंटू y2 की वैल्यू 9 प्लस, यही है ना, प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 अपॉन k प्लस 1। इसको 0 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 0 हो जाएगा, 9k माइनस 5, तो 0 -5 वहाँ जाके +5 इक्वल्स टू 9k। मुझे गड़बड़ी क्यों लग रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ पॉइंट थोड़े से चेंजेस हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, देख लेना, मुझे ऐसा डाउट सा हो रहा है, बट फिर भी देखते हैं, चेक कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 5/9, तो ये आ गई k की वैल्यू। k कैसे रेशियो में डिवाइड करेगा, वो होगा 5/9। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस, पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इसमें रेशियो की तो जरूरत ही नहीं है, फिर हमें अगर x एक्सिस का ही पॉइंट निकालना है, इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों इतना लंबा करना है, इसको करते हैं इरेज, शॉर्टकट करते हैं काम। अगर पॉइंट निकालना है तो इसकी जरूरत क्या है, तो मैंने बोला हम ये बोलते हैं कि अगर ये, एक सेकेंड, इसको तो रहने देते, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको डिलीट करते हैं, जो चाहिए उसको क्यों डिलीट करेंगे। ये ठीक है, इस डिवाइडेड बाय, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जब पॉइंट ही निकालना और छोटा हो जाएगा। सीधा लिखो कि P इज़ द, सीधा ये लिखते हैं कि P इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे निकालते हैं, ना कि कोऑर्डिनेट से। AP इक्वल्स टू PB, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, जो डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पॉइंट ही निकालना है। AP का भी डिस्टेंस और PB का भी डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हेयर आल्सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, A से P तक मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूले का एक टर्म के साथ भी माइनस है। ऐसे ही -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर 25, -2 माइनस x का होल स्क्वायर एज इट इज, 9 में से 0 जाएंगे 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को। स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं ताकि रूट को एलिमिनेट कर सके। स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या बच गया, स्केयर्स खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 25, x माइनस -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81, यही बचा। अप्लाई करो प्रॉपर्टी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 टू द 4x, 25 ऐसे ही
a माइनस बी का होल स्क्वायर, मगर a की वैल्यू -2, यहाँ a की b की वैल्यू +2, a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2ab, बट a की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द 4x हो गया। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? x स्क्वायर प्लस 4 -4 कैंसिल, -4x प्लस 4x यहाँ पे आया -4x, 81 प्लस 25 वहां जाके -20, -8x इक्वल्स टू 56, x की वैल्यू 56 इज डिवाइडेड बाय -8, 8 7 द 56, x इक्वल्स टू, देयरफॉर पॉइंट क्या होंगे जो x, 0 हमने बोले थे x एक्सिस वाले, वो -7, 0 हो गए। तो इस तरह से आसानी से निकल सकते हैं हमारा। ठीक, कौन सा कोऑर्डिनेट, कोई कोऑर्डिनेट्स की जरूरत ही नहीं है। जहां पे डिस्टेंस की बात की है, फॉर दैट केस यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए नेक्स्ट, रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप वाला काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या वो क्वेश्चन है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दैट। मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट है P जो XY है, और B के पॉइंट -3,4 है और A के पॉइंट 3,6 है। ठीक है, यही लास्ट वाली क्लास में ये सब आप डिस्कस किया था उस टाइम पे, बट मैंने आपको बोला था कि मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डालना पड़ा। मैंने लिखा कि लेट A के पॉइंट है हमारे पास 3,6 एंड B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3,4। P इज द इक्विडिस्टेंट, P क्या है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A से लेके B तक। इसका मतलब यही होगा कि जैसे अभी हमने पीछे किया, जितना A से लेके P तक का डिस्टेंस है उतना ही P से लेके B तक का डिस्टेंस है। डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम ऑन द PB साइड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। A से लेके P तक इसकी बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, सिंपल सोल्यूशन। x में से 3 का होल स्क्वायर मतलब y में से 6 का होल स्क्वायर। सेम इन द केस ऑफ PB, -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है सब बच्चों को? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि रूट एलिमिनेट हो जाए। क्या बच गया हमारे पास? x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर, चारों साइड पे प्रॉपर्टी। फर्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a इंटू बी हो गया, प्लस y माइनस 6 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a इंटू बी। ठीक, इक्वल टू यहां डालते हैं -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a इंटू बी। a की वैल्यू माइनस हो सकती है बट b की वैल्यू पॉजिटिव भी रहती है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अगेन 4 माइनस y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 a इंटू बी। ठीक, चलिए x स्क्वायर 3 3 द 9, 2 3 द 6x, y स्क्वायर 6 6 द 36, 2 6 द 12y इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6x, 4 4 द 16 प्लस वाई स्क्वायर 2 4 द 8y। देखो कोई कैंसिल हो रहा है, पहले तो कैंसिल करेंगे जो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देते हैं। पीछे बच गई हमारे पास एक्स वाली टर्म 6x माइनस 12y, 36 और 9 कितने होते हैं 45। ऑन द राइट हैंड साइड में क्या बची 6x माइनस 8y, 16 और 9 कितने 25। ठीक है, हो गया। चलिए -6x प्लस 6x यहां आया -6x माइनस 12y माइनस 8y जब यहां पे आया प्लस 8y हो गया। यहां क्या बचा 45 और -25 हो जाएगा। जब मूव करोगे तो साइन कैन भी इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? यस, चलिए 6 और 6 12 माइनस 12x प्लस माइनस माइनस हो गया 4y, 12 में से 8 गए, 45 में से 25 जाएंगे 20, -4 कॉमन ले लो, 4 3 द 12 प्लस में आ जाएगा 4 इंटू वाई 4y
4 5 दा 20, माइनस कॉमन लिया है, -4 वहां जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इट मीन्स रिलेशन आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बस इतना सा ही निकालना है आपको, और इसके ज़्यादा इलेबोरेट x की वैल्यू मतलब 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो रिलेशनशिप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट, रेशियो का क्वेश्चन। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय पॉइंट आपको दिया गया है। मान लो ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर पी है और ये ए है। जिस पॉइंट से डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट -1 6 दिए गए हैं। ओके, -3, 10 ये भी दिया गया है और 6, -8 ये भी दिए गया है। किस रेशियो में निकालना है तो हम बोल देते हैं इज डिवाइड पी इज डिवाइडेड बाय द ए बी इन के रेशियो 1। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू -3, 10 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लेते हैं 6, -8। P डिवाइड करता है, लेट कर लिया हमने कि P डिवाइड करता है ए बी को किस रेशियो में, इन के रेशियो 1, और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है -1, 6 ये कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P की। x कोऑर्डिनेट ऑफ P की आप दोनों को निकालो, चाहे एक से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फॉर्मूला है? m1x2 प्लस m2x1 इज डिवाइडेड बाय देयर m1 प्लस m2। P के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है -1। चलिए ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। खाली वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकल जाएगा। यहां पे आएगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय -1 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6k -3। ठीक, ये डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा -1 से। -k -1 इक्वल्स टू 6k -3, -k -6k -3 प्लस 1 -7k इक्वल्स टू -2। प्लस माइनस इंटरचेंज किया, माइनस माइनस कैंसिल, इट मतलब 2/7। तो k रेशियो 1 जो थी वो 2:1 का है। देयरफॉर P डिवाइड करता था ए बी को, जो हमने केस रेशियो P डिवाइड करता है ए बी को इन 2:7। दिस इज द आंसर। बताओ क्या है मुश्किल है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज्यादा से ज्यादा। नहीं समझ आया, वीडियो को दोबारा देखो, डेफिनेटली समझ आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो आपको समझ ना आए। ये इम्पॉसिबल इवेंट वाली बात है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11th 12th इन दिस वीडियो। क्या बोलता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। बोलता है एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। पता होना चाहिए ए क्या है। आगे बोलता है ए बी सर्कल का डायामीटर है, उसके सेंटर और बी वाले के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। मान लो ये सर्कल है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सेंटर मान लेता हूं पी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं ए। मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए गए। हमें बोला गया है कि ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल। और इसके बाद हमने लेट किया कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और p के कोऑर्डिनेट्स, p इज द सेंटर, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने 2, -3, एंड उसके साथ साथ b के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन दिए गए थे 1, 4। हमने बोला p इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर। ही मिड पॉइंट होगा किसका? ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्कल का, विच इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियस ऑफ ए सर्कल। जितना ए से पी तक होगा उतना ही पी से लेके बी तक होगा। तो पी के कोऑर्डिनेट है 2, -3, तो मिड पॉइंट है ए बी का। तो मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे? x1 प्लस x2 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2, -3, 2, -3, x1 प्लस x2 मतलब ए बी का x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2, दूसरा y प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर देंगे, मतलब x प्लस 1/2 को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ,
एंड y प्लस 4/2 को कंपेयर कर दोगे -3। -3 को उधर लिखना है, उसको वहां लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो x प्लस 1 2:2 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 - 1 x इक्वल्स टू 3, y प्लस 4 2 3 द 6 -6, y -6 - 4 y इक्वल्स टू -10। तो ये हमारे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के जो हमने x, y माने थे, विच इज 3, -10। ठीक, समझ आ गया सबको? कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दो क्वेश्चन रहे और एक्सरसाइज खत्म हो जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, एंड दिस वन इज माय फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। कहता है ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए। ओके, मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2, -4 रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे। ये जो पी है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये बताओ क्या होंगे। मान लेता हूं मैं पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y, बट आपको बोला गया है ए से लेके पी तक किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3/7 AB। तो पी से लेके बी तक हमारे पास है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे इसकी किस रेशियो में डिवाइड करता है। हमें बोला गया है AP जो है वो 3/7 है AB का। ओके, तो हम बोलेंगे अगर ये इतना सा पार्ट 3/7 है, ये जो रिमेनिंग पार्ट PB बचा ये कितना होगा, इस कंप्लीट लाइन में से AB में से AP को माइनस कर दूंगा। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और 5 है, तो 10 में से 5 ही निकालेंगे तभी तो पिछले वाला लास्ट वाला 5 पता चलेगा। सेम मैं क्या कर रहा हूं, AB में से AP को सब्ट्रैक्ट किया, तो AB एज इट इज, AP की वैल्यू 3/7 ऑफ AB, 7 को AB से मल्टीप्लाई किया 7AB -3AB होल डिवाइडेड बाय 7, ये वैल्यू निकाल रहे हम PB की, ठीक। तो PB इक्वल्स टू 3/7AB -3AB दैट इज इक्वल्स टू 4AB डिवाइडेड बाय 7, ठीक। तो AB की वैल्यू भी पता है हमारे पास फर्स्ट, और PB की वैल्यू भी मिल गई हमें, तो हम यहां लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, सो वी गेट द रेशियो बाय सेकंड। AP इज डिवाइडेड बाय PB, पहला है 3/7 ऑफ AB, नेक्स्ट है 4/7 ऑफ AB, AB एंड AB कैंसल, 7 कैंसल, तो AP रेशियो PB जो होगा वो 3/4 होगा। इसका मतलब हमारे पास 3/4 ये जो कोऑर्डिनेट मिले ये M1 M2 है, ठीक है, समझ आ गया। x1 y1 और x2 y2 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक। अब हमें क्या बोला है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। हम यहां लिखते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, पक्का। चलिए अब खाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, सेम ऑन द राइट हैंड साइड, 3 × -4 y वाले कोऑर्डिनेट्स प्लस 4 × -2 y1 अपॉन 3 + 4। यहां पे आ जाएगा 3 × 6 4 × 8 अपॉन 7, 3 × 4 = 12 4 × 8 अपॉन 7, 6 में से 8 जाए -2/7 एंड -20/7, दिस इज द आंसर। ये रहे हमारे P के कोऑर्डिनेट्स। कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? समझ हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, जब आपको चारों वर्टिसेस दिए गए। चलिए इस तरह से निकलते हैं। मान लो ये काइट शेप बना लो, रोम्बस है, तो A B C और D। AC हो गया फर्स्ट डायगनल, BD हो गया सेकंड डायगनल। A के पॉइंट्स क्या दिए गए 3 0, B के 4 5,
सी के -1 4, डी के -2 -1। ठीक, हेयर लेट कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 3 0, बी के दिए हमें 4 5, सी के दिए -1 4 एंड डी के दिए -2 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, अब सबसे पहले डायगोनल एसी के लेंथ निकालते हैं। जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो देयर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए से लेके सी तक मतलब -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। -1 - 3 होगा -4 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 जाएंगे, आएगा 4 का होल स्क्वायर। तो डायगोनल फर्स्ट की वैल्यू D1 की वैल्यू निकालेंगे हम 16 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भी क्या आएगा 16 ही आएगा। 16 16 द 32, इसको लिखते हैं 4√2, 4 4 द 16, 16 2 द 32 एंड BD डायगोनल, ये जो डायगोनल BD है, डायगोनल BD जो D2 है, ये क्या होगा रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम उसके लिए भी वही फॉर्मूला, बट B से लेकर D तक ये पॉइंट है, तो मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ है। जब भी किसी का भी डिस्टेंस निकालना है, जहां से स्टार्ट किया उस पॉइंट को x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स को, और जहां पे खत्म होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2, बस ये ध्यान रखना है अपने हर किसी के डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब -2 - 4 होता है -6 का होल स्क्वायर, -1 - 5 होता है -6 का होल स्क्वायर, 6 6 द 36, 6 6 द 36, 36 और 36 होता है 72, इसको लिखते हैं 6√2 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। निकाल दिए फर्स्ट डायगोनल भी और सेकंड डायगोनल भी। यहां लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल्स टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 इंटू 4√2 इंटू 1/2 इंटू 6√2। तो यहां पे निकाल देते हैं एरिया इक्वल्स टू 1/2। देखो 4 6 द 24, √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा, तो यहां लिखते हैं 24 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में रहते हैं। तो दिस इज द आंसर। कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? समझ आ गया सबको? तो इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक, चलिए जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, फिर उसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि ABCD ये वर्टिसेस मान लेते हैं, टेकन इन ऑर्डर में दिए गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मान लो कि ये एक पैलोग्राम है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ओके, ABCD ये मान लो इस पॉइंट पे, तो A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमें 1 2, B के दिए गए 4y और C के दिए गए x, 6 एंड द वैल्यू ऑफ द D इज 3, y। ठीक, लेट कर लिया कि A के कोऑर्डिनेट्स 1 2, B के कोऑर्डिनेट्स 4y, C के कोऑर्डिनेट्स x 6 और D के कोऑर्डिनेट्स and D के कोऑर्डिनेट्स 3 5 आर द बी द vertices of an isosceles triangle of a parallelogram। isosceles कहाँ आ रहा है याद? of a parallelogram। ठीक, वी नो दैट, हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए गलत लिख दिया, यही ऐसे ही लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, आर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसका मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट किसका इक्वल होगा, BD के मिड पॉइंट के इक्वल। तो यहां लिखते हैं देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। ठीक है, अब AC का मिड पॉइंट फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही B से लेकर D तक
फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोबारा देख लो, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां पे लिखते हैं कि फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होगी। 1 प्लस एक्स को लिखते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 बाय 2, 7 बाय 3 नहीं 7 बाय 2। एंड दूसरा 2 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू देयर y प्लस 5 बाय 2, क्योंकि बीच में क्या है इक्वल टू का साइन है, इट मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 में से 1 जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस 2 8, y प्लस 5 8 में से 5 जाएंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ y, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आज की वीडियो को यहाँ पे ही करते हैं समाप्त। तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी बट कंप्लीट की कंप्लीट पढ़ना, फिर आपको बता रहा हूँ कोई चीज़ छोड़ना मत, हर एक क्वेश्चन इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन पढ़ना ताकि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो आज के जो 20-22 क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तो यही कह सकता हूँ, थैंक यू सो मच, आप बने रहे लास्ट तक। आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and must be subscribed. Thank you.